नमस्ते दोस्तों। आज हम NCERT की किताब वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ संख्या 8 शाम ए किसान, पाठ संख्या 9 चिड़िया की बच्ची, पाठ संख्या 10 अपूर्व अनुभव, पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे पाठों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, MCQ प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पाठ संख्या 8 में से शाम ए किसान। प्रश्न संख्या 1, शाम ए किसान कविता के रचयिता कौन है? विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिंह। उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 2, पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है? विकल्प हैं संध्या के रूप में, किसान के रूप में, एक पहरेदार के रूप में, एक बच्चे के रूप में। सही उत्तर है किसान के रूप में। प्रश्न संख्या 3, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है? पहाड़ का, पलाश का, अंगीठी का, सूर्य का। सही उत्तर है सूर्य का। प्रश्न संख्या 4, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई देती है? विकल्प हैं चादर के रूप में, साफे के रूप में, रंबाल के रूप में, किसान के धोती के रूप में। उत्तर है चादर के रूप में। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सी अंगीठी दहक रही है? विकल्प हैं कोयले की, लकड़ी की, पलाश के जंगल की, प्रकृति की। सही उत्तर है पलाश के जंगल की। प्रश्न संख्या 6, चिलम आंधी होना किसका प्रतीक है? विकल्प हैं सूरज के डूबने का, सूरज के चमकने का, दिन खपने का, रात होने का। सही उत्तर है सूरज के डूबने का। प्रश्न संख्या 7, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? उत्तर है पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। तो सही उत्तर है पूर्व दिशा में। प्रश्न संख्या 8, सूरज डूबते ही क्या हुआ? विकल्प हैं तेज प्रकाश, चारों ओर अंधकार, शाम हो गई, चारों ओर प्रकाश फैल गई। सही उत्तर है चारों ओर अंधकार हो गया। पाठ संख्या 8 शाम ए किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो प्रश्न पत्र में एक पद्यांश आता है जिसमें से एक कविता की कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। प्रश्न संख्या 9 है, इस काव्यांश के रचयिता कौन है? विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 10, पहाड़ किस रूप में है? चिलम के रूप में, किसान के रूप में,
साफा के रूप में, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है किसान के रूप में। प्रश्न संख्या 11, जंगल में खिले पलाश के फूल किसके समान दिखते हैं? विकल्प हैं जलती अंगीठी की तरह, सूरज की ललमा की तरह, उगते हुए सूर्य की किरण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जलती अंगीठी की तरह। प्रश्न संख्या 12, अंधेरे की तुलना किससे की गई है? झुंड में बैठी भेड़ों से, चिलम से, पहाड़ों से, किसान से। सही उत्तर है झुंड में बैठी भेड़ों से। प्रश्न संख्या 13 है, इस कविता में पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया गया है, सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 14, पहाड़ एक किसान के रूप में घुटने मोड़कर बैठा है, उसने सिर पर आकाश का साफा बांध रखा है तथा चिलम पी रहा है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 15, आकाश को किसान के साफे के रूप में दिखाया गया है, आकाश को किसान के साफे के रूप में दिखाया गया है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 16, किसान पहाड़ के रूप में घुटने मोड़कर नदी की चादर घुटने पर डाले हुए तथा आकाश का साफा बांधकर बैठा है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 17 है, पलाश के लाल लाल फूलों को दहकती अंगीठी बताया गया है, पलाश के लाल लाल फूलों को दहकती अंगीठी बताया गया है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 18, कविता में सूरज की तुलना चिलम के रूप में किया गया है, जिसमें आग सुलग रही है, उसे पहाड़ रूपी किसान पी रहा है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। पाठ 8 शाम किसान, दूसरा पद्यांश है, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो अब इस पद्यांश में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस पद्यांश के आधार पर ही उत्तर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 19, अचानक कौन बोला? विकल्प है मोर, कौआ, किसान, नदी। तो सही उत्तर है मोर। प्रश्न संख्या 20 है, चिलम आंधी होना किसका प्रतीक है? शाम होने का, सूरज चमकने का, सूरज के डूबने का, या सूरज के निकलने का? तो सही उत्तर है सूरज के डूबने का। प्रश्न संख्या 21, किस मौसम की शाम का वर्णन है? किस मौसम की शाम का वर्णन है? गर्मी की, वर्षा की, सर्दी की, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सर्दी की। प्रश्न संख्या 22, भेड़ों के झुंड सा अंधकार कहाँ बैठा है? उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में? तो सही उत्तर है पूर्व दिशा में। प्रश्न संख्या 23, इस कविता में जाड़े की एक संध्या के वातावरण का वर्णन है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 24 है, चिलम के उल्टने से सूरज डूब गया और धुएं जैसा चारों तरफ अंधकार छा गया, सही
अथवा गलत। उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 25, मोर ने शाम के समय आवाज़ लगाई, सुनते हो? सही अथवा गलत। सही उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 26, चिलम आंधी का अर्थ है सूरज का ताप कम होना। विकल्प है सही अथवा गलत। तो उत्तर है सही। पाठ संख्या 9, चिड़िया की बच्ची। प्रश्न संख्या 27, चिड़िया की बच्ची पाठ के लेखक कौन है? प्रयाग शुक्ल, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, भवानी प्रसाद मिश्र, जैनेन्द्र कुमार। तो इनमें से सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 28 है, शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है? गर्मी कम हो जाती है, हवा चलने लगती है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है और आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। तो इसमें से सही उत्तर है गर्मी कम हो जाती है और आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, माधव दास चिड़िया से क्या चाहता था? विकल्प हैं, वह वहाँ खूब गाए, वह पेड़ों पर झूमे, वह वहीं रह जाए, वह वहाँ से भाग जाए। तो सही उत्तर है वह वहीं रह जाए। प्रश्न संख्या 30, माधव दास चिड़िया को किसका प्रलोभन दे रहे थे? सोने के पिंजरे का, सोने की कटोरी का, हीरे धन दौलत का। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 31, बगीचे में चिड़िया कहाँ आकर बैठी थी? ज़मीन पर, फुव्वारे पर, गुलाब की टहनी पर, टीले के पास। तो सही विकल्प है गुलाब की टहनी पर। प्रश्न संख्या 32, चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? लाल, पीला, हरा या काला? तो उसकी गर्दन कैसी थी ये बताना है। तो सही उत्तर है लाल। चिड़िया की बच्ची पाठ संख्या 9 है, समय भी उनके पास काफ़ी है, शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालवाकर मसनद के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उसके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ये जो गद्यांश है पाठ संख्या 9 चिड़िया की बच्ची में से दिया गया है और इसी के आधार पे अब कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिएगा। उससे पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 33, माधव दास के पास समय कम है, काफ़ी है, नहीं है या इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो सही उत्तर है काफ़ी है। प्रश्न संख्या 34, शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है? शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो विकल्प हैं, गर्मी कम हो जाती है, लू चलने लगती है, आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। क और ग दोनों सही हैं।
तो इसका सही उत्तर है क और ग, दोनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 35। माधव दिन में गर्मी ढलने के बाद बाहर कहाँ बैठता था? घर में, कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर, झूले पर, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर। प्रश्न संख्या 36। माधवदास की कोठी के बाहर चबूतरे पर क्यों बैठते थे? तो इस विकल्प हैं बगीचे की रखवाली करने, अपने मित्रों को बुलवाने, प्राकृतिक सौंदर्य देखने, रंग बिरंगे फूलों को देखने के लिए। तो सही उत्तर है प्राकृतिक सौंदर्य देखने। प्रश्न संख्या 37। गद्यांश और उसके लेखक का नाम विकल्पों में से बताएं। चिड़िया विजेंद्र कुमार, नन्ही चिड़िया शैलेंद्र कुमार, चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार, नन्ही चिड़िया कमलेश कुमार। तो सही उत्तर है चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 38। विनोद चर्चा का अभिप्राय क्या है? खेलकूद के साथ, दुख और पीड़ा के साथ, हंसी मजाक के साथ, एकांकी जीवन की चर्चा। तो सही उत्तर है हंसी मजाक के साथ। अगला पद्यांश है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो इस गद्यांश के आधार पर अगले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 39। चिड़िया कहाँ आकर बैठी? पीपल के पेड़ पर, कदम्ब के पेड़ पर, नीम की डाली पर, गुलाब की डाली पर। तो सही उत्तर है गुलाब की डाली पर। प्रश्न संख्या 40। चिड़िया की गर्दन कैसी थी? लाल, गुलाबी, नीला, पीला। तो सही उत्तर है लाल। प्रश्न संख्या 41। चिड़िया क्या कर रही थी? पर हिला रही थी, कभी फुदकती थी, उपर्युक्त दोनों, या गा रही थी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 42। किस बात से पता चलता है चिड़िया बहुत खुश थी? विकल्प हैं क्योंकि वह पंख हिला रही थी, क्योंकि वह फुदक रही थी, क्योंकि वह मीठी मीठी स्वर निकाल रही थी, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है उपर्युक्त सभी, अर्थात ए बी सी तीनों के तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 43। सेठ क्या होता है? ये वाक्य कौन किसे कह रहा है? माधवदास चिड़िया से, चिड़िया ने सेठ से, चिड़िया स्वयं से, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है चिड़िया ने सेठ से कहा था। प्रश्न संख्या 44। क्या चिड़िया माला माल होना चाहती थी? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत या बाद में होना चाहती थी।
तो सही उत्तर है नहीं। पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। आगे वाला गद्यांश है। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? प्रश्न संख्या 45। चिड़िया क्यों सुबक रही थी? थक गई थी, ठंड के कारण, डर के कारण, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है डर के कारण। प्रश्न संख्या 46। चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा था? माधवदास, शिकारी, माधवदास का नौकर, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है माधवदास का नौकर। प्रश्न संख्या 47। अचानक चिड़िया को क्या महसूस हुआ? उसका दम घुटना का, ठंड का, कठोर स्पर्श का, गिरने का। तो सही उत्तर है कठोर स्पर्श का महसूस हुआ था उसे। प्रश्न संख्या 48। चिड़िया उड़ते उड़ते कहाँ पहुँची? सोने के पिंजरे में, माधवदास की कोठी में, माँ की गोद में, घोंसले में। तो सही उत्तर है माँ की गोद में। प्रश्न संख्या 49। चिड़िया को पकड़ने की कोशिश सेठ माधवदास का नौकर कर रहा था। सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 50। चिड़िया को बोध हुआ कि किसी का कठोर स्पर्श उसके शरीर को छू रहा है। सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। पाठ संख्या 10 अपूर्व अनुभव। प्रश्न संख्या 51। यास्की चान ने तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया। यास्की चान ने तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया। सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 52। तोतो चान का अपने विकलांग मित्र यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने का सपना पूरा हुआ। सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 53। तोतो चान यास्की चान को पेड़ की दिव्य विशाखा पर चढ़ाना नहीं चाहती थी। सही अथवा गलत? तो उत्तर है गलत, वो चढ़ाना चाहती थी। प्रश्न संख्या 54। तोतो चान तिपाही सीढ़ी ढूंढने छप्पर की ओर दौड़ी। आखिर वहां उसे तिपाही सीढ़ी मिल गई। सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 55। तोतो चान की ये हार्दिक इच्छा थी कि यास्की चान उसके पेड़ पर चढ़े। सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 56। यास्की चान ने तोतो चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। सही अथवा गलत? उत्तर है गलत। तोतो चान ने यास्की चान को किया था, यास्की चान ने तोतो चान को नहीं। प्रश्न संख्या 57। यास्की चान ने पेड़ पर क्या देखा? पेड़ों की झलक, नई दुनिया अर्थात संसार, नीला आसमान, उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर है नई दुनिया अर्थात संसार देखा उसने। प्रश्न संख्या 58, यास्की चांद ने तोतो चांद से क्या पूछा? क्या मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो सही उत्तर है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। प्रश्न संख्या 59, तोतो चांद ने यास्की चांद का स्वागत कहाँ किया? अपने पेड़ पर, ज़मीन पर, अपने घर पर, सीढ़ी पर। तो सही उत्तर है अपने पेड़ पर। प्रश्न संख्या 60, तोतो चांद यास्की चांद को कहाँ चढ़ाना चाहती थी? विकल्प हैं पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर, पेड़ की दिव्य शाखा पर, पेड़ के तने पर, पेड़ की लंबी टहनी पर। तो सही विकल्प है पेड़ की दिव्य शाखा पर। प्रश्न संख्या 61, यास्की चांद को पेड़ पर चढ़ाने का काम कैसा था? सरल, कठिन, पक्का, ठीक। तो कठिन काम था। प्रश्न संख्या 62, तोतो चांद ने अपनी बातों की खबर किसी को क्यों नहीं होने दी? विकल्प है क्योंकि वहाँ बच्चों की भीड़ जम जाती, क्योंकि वह इस काम को अकेले ही करना चाहता था, क्योंकि काम बहुत खतरनाक था, क्योंकि मां नाराज हो जाती। तो सही विकल्प है क्योंकि काम बहुत खतरनाक था। प्रश्न संख्या 63, बच्चे किसे अपना निजी संपत्ति मानते थे? अपने खेल कूद के सामान को, पेड़ों को, घर को, माता पिता को। तो सही विकल्प है पेड़ों को। प्रश्न संख्या 64, यास्की चांद को क्यों आमंत्रित किया गया था? खाना खाने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, खेलने के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो सही विकल्प है पेड़ पर चढ़ने के लिए। प्रश्न संख्या 65 है, यास्की चांद किस बीमारी से पीड़ित था? टीबी, पोलियो, फेफड़े के, दमा। तो सही विकल्प है पोलियो। प्रश्न संख्या 66, पेड़ की दिव्य शाखा पर दोनों बच्चे कैसे महसूस करते थे? कष्टदायक, झूले सी आरामदेह जगह, प्रकृति से स्निग्धता, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है झूले सी आरामदेह जगह। प्रश्न संख्या 67, अपूर्व अनुभव पाठ में हमें किस बात का पता चलता है? बच्चों का आपसी प्रेम, बच्चों का खेल से प्रेम, बच्चों का सड़क के प्रति प्रेम, बच्चों का पेड़ों के प्रति प्रेम। तो सही विकल्प है बच्चों का पेड़ों के प्रति प्रेम। प्रश्न संख्या 68, पेड़ की शाखा जमीन से कितनी ऊंचाई पर थी? 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट। तो सही उत्तर है 6 फुट। प्रश्न संख्या 69 है, हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को क्या मानता था? विद्यार्थी, खिलाड़ी, अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था या पड़ोसी? तो सही विकल्प है अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था।
प्रश्न संख्या 70, पाठ का नाम एवं लेखक हैं। पाठ एक किसान, लेखक विजय तेंदुलकर। पाठ रक्त और हमारा शरीर, लेखक यतीश अग्रवाल। पाठ अपूर्व अनुभव, लेखक तेतसुको कुरियानागी। तो सही विकल्प है पाठ है अपूर्व अनुभव और लेखक हैं इसके तेतसुको कुरियानागी। प्रश्न संख्या 71 है, दोनों के विशाखा पर पहुंचने पर क्या हुआ? यासुकी चान ने तोतो चान को धन्यवाद दिया। तोतो चान ने यासुकी चान का स्वागत किया। दोनों हंसने लगे। दोनों बतियाने लगे। तो सही उत्तर है तोतो ने यासुकी चान का स्वागत किया। प्रश्न संख्या 72, तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का कौन सा तरीका अपना रही थी? धक्के लगाकर, हाथ से ऊपर की ओर खींचकर, सीढ़ी पर धके आकर, पेड़ के तने पर सरकाकर। तो सही उत्तर है सीढ़ी पर धके आकर। धके आकर मतलब धक्का लगाकर। प्रश्न संख्या 73, तोतो चान ने अपनी योजना का सच सर्वप्रथम किसे बताया? यासुकी चान को, अपनी माँ को, यासुकी चान की माँ को, रॉकी को। तो सही उत्तर है रॉकी को। प्रश्न संख्या 74, यासुकी चान का घर इनमें से कहाँ था? तोमियो में, डेनवोफू में, कोहनबुत्सु में, हिरोशिमा में। तो सही उत्तर है डेनवोफू में। प्रश्न संख्या 75, तोतो चान किस काम को आसान समझ रही थी? यासुकी चान के साथ खेलना, सीढ़ी लाना, यासुकी चान के साथ रहना, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना। तो सही उत्तर है यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना। प्रश्न संख्या 76, बच्चे किसे अपनी संपत्ति मानते थे? स्वयं को, पेड़ को, अपनी जगह को, किसी को नहीं। तो सही उत्तर है पेड़ को। पाठ संख्या 11, रहीम के दोहे। रहीम के दोहे का मुख्य अभिप्राय क्या है? ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन, ईमानदारी की बातें। तो सही उत्तर है नीति की बातें। प्रश्न संख्या 78, साचा मीत किसे कहा गया है? सच्चा मित्र किसे कहा गया है? तो विकल्प हैं विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला, सच बोलने वाला, संपत्ति हड़पने वाला, मिलने वाला। तो सही विकल्प है विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाला। जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है? जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है? विकल्प है आगे जाने के लिए, मछलियों का साथ निभाने के लिए, मछलियों से दूरी बनाने के लिए, मछलियों से सच्चा प्रेम ना करने के लिए। तो सही विकल्प है मछलियों से सच्चा प्रेम ना करने के लिए। प्रश्न संख्या 80, क्या जल मछली से प्रेम करता है? हाँ, नहीं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है नहीं, जल मछली से प्रेम नहीं करता है। प्रश्न संख्या 81, पेड़ अपना फल स्वयं क्यों नहीं खाते? विकल्प है क्योंकि उसे फल पसंद नहीं है, क्योंकि वे खाना नहीं चाहते, क्योंकि वे परोपकारी होते हैं, क्योंकि वे फल नहीं खाते। तो सही विकल्प है
क्योंकि वे परोपकारी होते हैं। प्रश्न संख्या 82, सज्जन संपत्ति क्यों जमा करते हैं? जो सज्जन व्यक्ति होते हैं संपत्ति क्यों इकट्ठी करते हैं? तो सही विकल्प है बुढ़ापे के लिए, धनवान बनने के लिए, दूसरों की मदद के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। तो सही उत्तर है दूसरों की मदद के लिए। प्रश्न संख्या 83 है, संपत्ति अधिक होने पर लोग रिश्ते नाते बनाने के लिए अनेक तरीके निकाल लेते हैं। सही अथवा गलत? तो सही उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 84, बादलों की तुलना किससे की गई है? अमीरों से, गरीबों से, दरिद्रों से, राजा महाराजाओं से। तो सही विकल्प है अमीरों से। प्रश्न संख्या 85, सरोवर क्या ग्रहण नहीं करते? सरोवर इनमें से क्या नहीं ग्रहण करते? तो सुगंधित पदार्थ, हवा, जल, पूजा की सामग्री। तो सही विकल्प है जल। प्रश्न संख्या 86, सज्जन पुरुषों को संपत्ति का संग्रह किस लिए करना चाहिए? अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, दूसरों की मदद के लिए, अमीरी का रोब जमाने के लिए। तो सही विकल्प है दूसरों की मदद के लिए। प्रश्न संख्या 87, थोथे बादल में रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो सही उत्तर है विशेषण। प्रश्न संख्या 88, धनी पुरुष गरीब होने पर क्या करते हैं? पछतावा, अमीरी की बातें, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों से मुंह छिपाना। तो सही विकल्प है अमीरों सी बातें। पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे में से दोहे हैं। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत कसौटी जय कसे, ते ही साँचे मीत रहीमा, ते ही साँचे मीत। जाल परे जल जात बहे, तजमीनन को मोह। जाल परे जल जात बहे, तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ित छो रहीमा, तऊ न छाड़ित छो। प्रश्न संख्या 99 है, मछली जाल में तब फंसती है जब मछुआरा पानी में जाल डालता है। विकल्प है सही अथवा गलत। तो इसका उत्तर है सही। जब वो जाल फेंकेगा तभी उसमें फंस जाती है। प्रश्न संख्या 90 है, सच्चा साथी वह होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, यानी संकट के समय काम आता है। सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही।
प्रश्न संख्या 91 है, जाल का पानी बह जाने पर मछली अपना प्राण त्याग देती है, सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 92 है, रीत का अर्थ होता है रिवाज, तरीका या विधि, और छो का अर्थ होता है प्रेम, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान रहीमा, संपत्ति सचे सुजान। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात रहीमा, करे पाछली बात। अब इन दोहों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 93, पेड़ और तालाब अपने द्वारा संचित वस्तु का स्वयं उपयोग नहीं करते। पेड़ ना तो अपना फल खाता है और तालाब ना तो कभी अपना जल पीता है, सही अथवा गलत? उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 94, सज्जन तथा विद्वान संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 95 है, यदि कोई धनी पुरुष निर्धन हो जाए तो वह पिछली बातों का जिक्र करता है जो व्यर्थ है, सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 96 है, रहीम ने बादलों की तुलना अमीरों से की है, सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 97 है, अश्विन असु महीना जो कवार का महीना है, आश्विन महीने में बादल केवल गरजते हैं, सही अथवा गलत? तो उत्तर है सही। प्रश्न संख्या 98, सांचा मीत किसे कहा गया है? विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाले को, सच बोलने वाला, संपत्ति हड़पने वाला या मिलने वाला? तो सही विकल्प है विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरने वाले को ही सच्चा मीत अर्थात सच्चा मित्र कहा गया है। प्रश्न संख्या 99, जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है? आगे जाने के लिए, मछलियों का साथ निभाने के लिए, मछलियों से दूरी बनाने के लिए, मछलियों से प्रेम ना करने के लिए? तो सही उत्तर है मछलियों से सच्चा प्रेम ना करने के कारण। प्रश्न संख्या 100 है, क्या मछली जल से प्रेम करती है? हाँ, नहीं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है
हाँ, मछली जल से प्रेम करती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।